बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कानून शहादत ऑर्डर 1984 का आर्टिकल 17 पढ़ेंगे। आर्टिकल 17 नंबर एंड कॉम्पिटेंस ऑफ विटनेसेस के बारे में बात करता है। आर्टिकल 17 के मुताबिक किसी भी केस में कौन से विटनेसेस कॉम्पिटेंट होंगे और उनकी कितनी तादाद होगी, इसका फैसला कुरान और सुन्नत के मुताबिक, इंजेक्शंस ऑफ इस्लाम जो कुरान और सुन्नत में मेंशन की गई हैं उनके मुताबिक किया जाएगा। अपार्ट फ्राम हदूद लाज में गवाहों का मयार और उनकी तादाद वो डिफरेंट है। तो ये आर्टिकल 17 में जो बात की गई है, जितना नंबर ऑफ विटनेसेस बताया गया है, ये हदूद लाज पे अप्लाई नहीं होगा। उसके अलावा जितने फाइनेंशियल मैटर्स हैं रिलेटेड टू फ्यूचर ऑब्लिगेशंस, उनमें 2 मर्द गवाह चाहिए होंगे या एक मर्द और 2 औरतें वो गवाह होंगे, ताकि एक औरत दूसरी औरत को याद करवा सके भूलने की सूरत में, और उनकी इसी तरह शहादत कोर्ट में पेश की जाएगी। फाइनेंशियल मैटर्स के अलावा बाकी तमाम मैटर्स में कोर्ट जैसे मुनासिब समझे, एक गवाह काफ़ी है। कोर्ट अगर समझती है तो एक गवाह काफ़ी है, 2 गवाह हैं, और अगर कोई विटनेस अवेलेबल नहीं है तो कोई दूसरी एविडेंस जो भी कोर्ट को मुनासिब लगे, कोर्ट उसके मुताबिक भी केस का फैसला कर सकती है। उसमें गवाह मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकता है। दैट इज़ लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। बाकी तमाम जितने मैटर हैं उनमें वो कोर्ट की डिस्क्रिशन पे होगा। इसके बाद आर्टिकल 18 ये नया चैप्टर स्टार्ट हो जाता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जब आप कोर्ट में एविडेंस पेश करनी होती है तो आप हर चीज़ के ऊपर एविडेंस पेश नहीं कर सकते। आपको एविडेंस पेश करने का हक हासिल है फैक्ट इन इशू के ऊपर और रेलेवेंट फैक्ट्स के ऊपर। पहले हम स्टार्ट में आर्टिकल 2 में डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि रेलेवेंट फैक्ट कौन सा होता है और फैक्ट इन इशू कौन सा होता है। आपने डेफिनेशन तो पढ़ ली, लेकिन अब कौन कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे वो ये चैप्टर जो है चैप्टर 3 उसको एक्सप्लेन करता है। आर्टिकल 18 सबसे पहले ये बात हमें बताता है कि एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट्स। आप किसी भी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के ऊपर कोर्ट में एविडेंस दे सकते हैं जो उस केस के रेफरेंस से फैक्ट इन इशू है और रेलेवेंट है, लेकिन ये आर्टिकल आपको ये इख्तियार नहीं देता कि अगर किसी दूसरे लॉ के तहत या सीपीसी के तहत आपको कोर्ट ने, कानून ने रोक दिया एविडेंस पेश करने से, और दो कि वो एविडेंस जो आप पेश करने जा रहे थे वो फैक्ट इन इशू के ऊपर थी या रेलेवेंट फैक्ट के ऊपर थी, लेकिन उस कानून की रूह से आपको हक नहीं रहा वो एविडेंस देने का, तो इस आर्टिकल 18 के तहत आपको ये हक फिर हासिल नहीं होगा। उसकी मैं एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि जब आप सिविल सूट फाइल करते हैं सिविल प्रोसीजर कोड के तहत, तो कोर्ट में आपने लिस्ट ऑफ विटनेसेस, आपके डॉक्यूमेंट्स, रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रेजेंटेड इन द एविडेंस, वो आपने उनकी लिस्ट कोर्ट को प्रोवाइड करनी होती है। अगर उस वक्त आपके पास एक सब्सटेंशियल एविडेंस है और डॉक्यूमेंट है, वो आपने ना तो को सूट के साथ, प्लेंट के साथ लगाया, ना लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में उसका जिक्र किया, अब एट द टाइम ऑफ एविडेंस आप वो डॉक्यूमेंट एविडेंस में पेश करना चाहते हैं तो आपको उसकी सीपीसी के तहत इजाज़त नहीं दी जाएगी, हालांकि वो डॉक्यूमेंट डायरेक्टली रिलेट करता है आपके फैक्ट इन इशू के साथ। तो आर्टिकल 18 की रूह से देखें तो जो फैक्ट इन इशू के साथ चीज़ रिलेट करती हो, फैक्ट इन इशू के ऊपर आप एविडेंस दे सकते हैं, लेकिन सीपीसी आपको बार करता है कि आपने सीपीसी की वायलेशन की है, उसके रूल्स की, कि आपने वो डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट प्लेंट के साथ फाइल नहीं किया था। इसके बाद आर्टिकल 19 आ जाता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। जो फैक्ट्स एक ही ट्रांजैक्शन का हिस्सा हों वो तमाम रेलेवेंट होंगे। इसके एग्जांपल ऐसे देते हैं कि ए जो है उसने बी को मर्डर किया है। अब मर्डर करने से फ़ौरन पहले उसने जो कोई ललकारा लगाया, नारा लगाया, उसने कहा कि आज मैं तुम्हें मार दूंगा, या उससे पहले उनका आपस में कोई सी बात पे तलख कलामी हुई, हार्श वर्ड एक्सचेंज हुए, ए ने बी को गाली दे बी ने ए को गाली दे दी, जिसके जवाब में गुस्से में आके ए ने बी को मर्डर कर दिया, तो ये तमाम जो फैक्ट्स हैं जो ये एक ही ट्रांजैक्शन का हिस्सा हैं तो ये रेलेवेंट होंगे। इसमें आपको मैं एक, जैसे आपने लाहौर मोटरवे रेप केस के बारे में सुना होगा, अब उस केस में
खातून की गाड़ी का पेट्रोल का ख़त्म हो जाना, मोटरवे पे गाड़ी का खड़ा होना, मुलजमान का आना, गाड़ी का शीशा तोड़ना, उसमें एक मुलजम के हाथ का ज़ख्मी होना, उसका ब्लड गाड़ी पे लगना, खातून के बच्चों को उठाना, खातून का उनके बच्चों को छुड़ाने के लिए उनके पीछे भागना, फिर उनका खातून के साथ रेप करना। अब जो फैक्ट इन इशू है इसमें यह है कि वेदर द एक्यूज हैज़ कमिटेड द रेप और नॉट। लेकिन अब ये तो फैक्ट इन इशू है। बाकी जो तमाम फैक्ट्स हैं जो भी मैंने मेंशन किए, दे आर फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, तो ये सारे रेलेवेंट होंगे इस केस में। इसके बाद आर्टिकल 20 आ जाता है, फैक्ट्स विच आर द ओकेजन काज आर इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू। अब ऐसे फैक्ट्स जो कि किसी फैक्ट इन इशू का या तो उसकी काज बने हो या उसकी वजह से ओकेजन हो, तो वो या उसका इफ़ेक्ट के नतीजे में वो सामने आए हों, तो वो भी रेलेवेंट होंगे। फॉर एग्जांपल, एक आदमी जो है उसके साथ रॉबरी हो जाती है, उसकी डकैती हो जाती है, उसके पैसे उससे छीन लिए जाते हैं। अब ये फैक्ट के वकूआ से थोड़ी देर पहले वो एक शॉप पे गया या मेले में गया, वहाँ उसने अपनी जेब में से वो पैसे निकाले, या फॉर एग्जांपल उसने वो बैंक में से पैसे निकाले, वो मुलजम भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने उसको बैंक में से वो पैसे कैश निकलवाते हुए देखा, और उसके बाद रास्ते में उससे डकैती हो गई, तो उसका ये बैंक से जो पैसे निकलवाना, मुलजमान का उसको वहाँ पे पैसे निकलवाते हुए देखना, ये फैक्ट्स भी रेलेवेंट होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है जी आर्टिकल 21, मोटिव, प्रेपरेशन, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। किसी फैक्ट इन इशू का जो मोटिव है जिसकी वजह से फैक्ट इन इशू क्रिएट होता है वो भी रेलेवेंट है, या प्रीवियस या सब्सिक्वेंट कंडक्ट ऑफ द एक्यूज वो भी रेलेवेंट होगा। फॉर एग्जांपल, दो घरों के दरमियान जायदाद की, दो अशखास के दरमियान एक जायदाद का झगड़ा चल रहा है और उसने ए ने बी की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया और बी उस कब्ज़े को छुड़वाने में नाकाम रहा। अब बी ने अगर ए को मर्डर कर दिया तो मोटिव क्या है? मोटिव है उनके पीछे उसने क्यों उसको मर्डर किया। और जनरली देयर शुड ऑलवेज बी सम मोटिव बिहाइंड सम अकरेंस, दो इट्स नॉट अ कंक्लूसिव प्रिंसिपल के हाथ ज़रूरी नहीं है कि हर केस के पीछे मोटिव हो, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में जब कोई जुर्म होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव ज़रूर होता है। तो अब यहाँ पे वो ज़मीन का झगड़ा जो है वो मोटिव है इस अकरेंस का। तो डायरेक्टली तो केस है मर्डर का, लेकिन वो ज़मीन का झगड़ा दोनों पार्टीज़ के दरमियान चल रहा था, वो रेलेवेंट फैक्ट है, उसके ऊपर भी कोर्ट में एविडेंस पेश की जा सकती है, क्योंकि कोर्ट में सवाल ये उठता है कि बी ने ए को मर्डर क्यों किया। तो उसमें जब क्यों का ये सवाल होगा तो वो ये मोटिव बताया जाएगा कि उसके पीछे मोटिव ये था, ये उनका दरमियान झगड़ा चल रहा था, ये उनके दरमियान दुश्मनी चल रही थी। इसी तरह अगर एक आदमी अपने दोस्तों के पास बैठा है, वहाँ पे एक तीसरा दोस्त आता है, वो कहता है कि जो बी का मर्डर हुआ उसके कातिल का पता चल गया है और पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए छापे मार रही है। अब ये बात कंप्लीट होते ही बाहर गली में पुलिस वैन का सायरन सुनाई देता है, तो सायरन सुनते ही ए जो है वो वहाँ से भागता है अफरा तफरी में। अब ये जो कंडक्ट है ये रेलेवेंट है कि वो पुलिस की उसने वो सुना कि वो मुलज़िम ट्रेस हो गया, पुलिस उसको छापे मार रही है और बाहर पुलिस सायरन की आवाज़ आती है, उठ के भागता है, तो ये सब्सिक्वेंट कंडक्ट है जो कि रेलेवेंट होगा टू प्रूव द फैक्ट इन इशू। इसी तरह ए बी के ख़िलाफ़ सूट फाइल करता है कि बी ने इसे रकम उधार ली थी और उसको वापस नहीं की, तो अब ये फैक्ट के जो अलेज टाइम है ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड के, जिस वक्त ए अलेज कर रहा है कि बी ने उसे रकम उधार ली थी, उस वक्त बी को वाक़तन पैसों की ज़रूरत थी और उसने लोगों से उधार मांगा भी था, तो ये भी एक रेलेवेंट फैक्ट होगा, ये प्रीवियस कंडक्ट में आएगा। नेक्स्ट है जी आर्टिकल 22, फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलेवेंट फैक्ट्स। अब इसमें कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली तो रेलेवेंट नहीं हैं, लेकिन फैक्ट इन इश्यू या रेलेवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए वो रेलेवेंट हो जाते हैं, उन पे एविडेंस दी जा सकती है। या आपने रेलेवेंट फैक्ट से कोई इन्फ्रेंस ड्राइव किया और वो इन्फ्रेंस को या तो सपोर्ट कर रहे हैं या रिबट कर रहे हैं, तो वो फैक्ट्स भी रेलेवेंट हो जाएंगे। इसकी एग्जांपल ऐसे मैं आपको देता हूँ, फॉर जब अभी हमने ये पिछले आर्टिकल में एक एग्जांपल दी थी कि ए जो है वो दोस्तों के साथ, बी दोस्तों के साथ बैठा है, ए दोस्तों के साथ बैठा है, वहाँ बी आके कहता है कि जो मर्डर हुआ वो पुलिस ने कातिल को ट्रेस कर लिया, उसको गिरफ्तार करने आ रही है और
सायरन की आवाज़ आती है, ए अफरा तफरी में वहाँ से चला जाता है। अब ये उसका जो कंडक्ट है ये रेलेवेंट है, इस पे ये एविडेंस है कि ये चूँकि ये पुलिस सायरन की आवाज़ सुनते ही वो वहाँ से भागा, तो इससे इन्फ्रेंस हम क्या ड्राइव करेंगे? इन्फ्रेंस इससे ये ड्राइव करेंगे कि वो इस केस में इन्वॉल्व है। अगर वो इन्वॉल्व ना होता तो ये ख़बर सुन के और पुलिस सायरन की आवाज़ सुन के वो वहाँ से ना निकलता। लेकिन जब कोर्ट में एक एविडेंस पेश करता है कि उस वक़्त उसको एक कॉल आई थी ज़रूरी, उसको इत्तला मिलती है कि उसके अंकल का कराची में इंतकाल हो गया है, तो वो और जनाजे का टाइम शॉर्ट है और वो फौरी तौर पे निकलता है, इसलिए निकलता है कि उसने उनके जनाजे में पहुंचना, इसलिए वो अफरा तफरी में, परेशानी में, एमरजेंसी में वहाँ से निकलता है। अब अगर वो ये जो हमने एक पहले रेलेवेंट फैक्ट से इन्फ्रेंस ड्राइव किया था, अब ये नया फैक्ट उस इन्फ्रेंस को रिबट कर रहा है, तो ये भी रेलेवेंट हो जाएगा और इसके ऊपर भी एविडेंस कोर्ट में पेश की जा सकती है। इसी तरह क्वेश्चन है कि क्या एक सर्टेन डॉक्यूमेंट ए की वसीयत है या नहीं, तो उसमें ए की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, कहाँ पे सिचुएट करती है, वो इसको चूँकि इंट्रोड्यूस कर रही हो, इसको एक्सप्लेन कर रही होगी फैक्ट इन इशू को, तो वो भी रेलेवेंट हो जाएगी। इसी तरह ए के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम है कि उसने एक सर्टेन प्रॉपर्टी चोरी की है और बी का बारे में ये एविडेंस कोर्ट में पेश की जाती है कि बी जो उसका मुलाजिम है वो उसके घर लेके गया ए के वो प्रॉपर्टी, उसने उसकी बीवी को हैंड ओवर की है और उसको मैसेज दिया कि ए की तरफ से ये पैगाम है कि आपने ये प्रॉपर्टी, ये जो स्टोलन प्रॉपर्टी है इसको छुपा के रखना है, किसी को नहीं देना। तो अब बी की ये स्टेटमेंट कि ए ने कहा है कि ये प्रॉपर्टी छुपा के रखनी है, किसी को दिखानी नहीं है, तो ये एक रेलेवेंट फैक्ट होगा टू इंट्रोड्यूस द फैक्ट इन इशू। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इस लेक्चर को सुने, इसको आर्टिकल्स को इनको पढ़ें और अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो मुझे आप क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।